की मुद्दा की बात होना चाहिए, ना कि भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात होना चाहिए, ना गाय गोबर गोमूत्र की बात होना चाहिए। बात मुद्दा की यह होनी चाहिए कि यहाँ पे महंगाई है चरम सीमा पर, रोजगार सृजन कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे रुके, किसानों की दोगुनी आय कैसे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे विकसित हो, कल कारखाने यहाँ पे खुले, बेहतर अस्पताल खुले ताकि लोगों को यहाँ जिला में ही सारा चीज सुख सुविधा मिले, अच्छे स्कूल खुले ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो आने वाले युवा पीढ़ी है, उनका उज्जवल भविष्य हो। तो मैं यही मांग करूंगा, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आप भी एक गरीब का बेटा हैं, आपने भी अपने ज़िंदगी में संघर्ष करना सीखा, आपने भी ट्रेन में चाय बेचा, आप भी बार बार मंच पर से बोलते हैं कि मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूँ। तो आपको इस चीज़ को, इस दर्द को समझना होगा कि बिहार के लोग कितने गरीब हैं, कितने बेरोजगार हैं, यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, ठीक ढंग से मंडी में अनाज नहीं पहुँच पाता, महंगाई इतना चरम सीमा पर है। जो आप देखते होंगे, जो गैस सिलेंडर 500 में मिलता था आज 1200 हो गया, पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है। सरकार किन्हीं की हो, मुझे सरकार से कोई विरोधाभास नहीं है, मेरे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बस मेरा एक ही कहना है कि मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ, सरकार किन्हीं के बने, एनडीए के बने, यूपीए के बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं रक्षंदा भारत। तो आज हमारे साथ हैं प्रदीप सहनी, ये वीआईपी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, केवी स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम पे भरोसा जताने के लिए। मेरा तो पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि आजकल देश में, समाज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, सर्वप्रथम इस केवी स्टूडियो और खास करके डॉक्टर रोशन सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे संघर्षशील युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म केवी स्टूडियो के माध्यम से मिला है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात मुद्दों की कि देश में आज के क्या परिस्थिति, क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान की दोगुनी आय, भ्रष्टाचार, महंगाई, यह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिससे ज्वलंत मुद्दे हैं। ये मुद्दा ही नहीं, ज्वलंत मुद्दा है और हर वर्ग इससे परेशान है। जी। और महंगाई आप देख ही नहीं कितना चरम सीमा पर है, लगातार संघर्ष, सरकार भी वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार, करप्शन हर जगह है। आप एक नीचे से आप ऊपर तक देखेंगे, सब जगह भ्रष्टाचार लिप्त है, करप्शन कम हो नहीं रहा है। किसान की स्थिति दयनीय है, दोगुनी आय उनको मिल नहीं रही है। बेरोजगारी है, युवा देख रहे हैं कि बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार सृजन करने का कोई अवसर नहीं है। ना ही यहाँ पे, मैं बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ मैडम, आप देख रही हैं यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है। एक पेप्सी प्लांट लगा भी बरौनी में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, युवा को खास करके कोई रोजगार नहीं मिला। और बहुत सारी ऐसी असुविधा है कि खास करके बेरोजगारी, महंगाई, सड़क काम हो रही है, शिक्षा में अच्छे विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी खुलता। आज बेगूसराय में मांग है कि दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग है, लगातार वर्षों से प्रत्येक बैनर के तले यह मांग लगातार सड़क से सदन तक उठाई जा रही है कि दिनकर यूनिवर्सिटी की यहाँ पे मांग है, ताकि यहाँ के बच्चों में एक उज्ज्वल शिक्षा का भविष्य सृजन होगा। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं सिर्फ दिखावा है। आज हमारा बेगूसराय सदर अस्पताल सिर्फ टाइल्स, मार्बल, लाइट सिर्फ दिखता है, लेकिन वहाँ का जो परिस्थिति है किन्हीं से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है और रोजगार के बारे में बता ही दिए कि कितना बेरोजगारी चरम सीमा पर। ये देश की ज्वलंत मुद्दा है। सरकार किन्हीं की भी रहे, वर्तमान सरकार रहे या आने वाली सरकार हो, यह उनके लिए काफी टफ चीज होगा। संघर्ष करना होगा इस परिस्थिति को लेकर कि कैसे हमारा देश एक विकसित और विकासशील भारत बने। जी। आप एक युवा हैं, देश के राजनीतिक जो किसी भी पार्टी के युवा हैं, उनके मान सम्मान को कहाँ पाते हैं? देखिए मैडम, देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि यह देश युवाओं की देश है। यहाँ के 70% युवा जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो मैं युवा लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे युवा जो आज लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किन्हीं पार्टी में, किन्हीं संस्था में, किन्हीं बैनर में, युवाओं को खास करके मान सम्मान मिलना चाहिए। युवा आपका रीढ़ होता है देश का, विकास का, और युवा की भागीदारी से यह देश चल रहा है। आप देखे होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि युवा
ही देश का प्रेरणा स्रोत है। युवा के बिना आप देश की सृजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए मैं प्रत्येक कोई भी पार्टी है, हर पार्टी अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने विकास के मापदंड को लेके अपना पार्टी विकसित कर रहे हैं, अपना विचारधारा विकसित कर रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी में भी हम जैसे संघर्ष करने वाले युवा हैं, उनको मान-सम्मान की आवश्यकता है। उनको राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सामाजिक भागीदारी उनको सुनिश्चित हो, उन पर जवाबदेही मिले, ताकि वह आगे जाके अपने देश का, अपने जिले का, अपने समाज, अपने राज्य का नेतृत्व अच्छा से कर सके। जी, आप एक समाज सेवी हैं, लगातार समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जी। तो क्या राजनीतिक में कदम रखना चाहेंगे आगे चल के? निश्चित तौर पे हम लोग देखिए एक बहुत पुअर फैमिली से हैं, गरीब परिवार से आते हैं और हम लोग लगातार संघर्ष करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो राजनीतिक जीवन में हम लोग चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन में अगर हम मेरे पार्टी के वीआईपी सुप्रीमो सन्ना मुकेश सहनी जी हैं, अगर वहाँ पर विश्वास जताते हैं तो आने वाला समय में जो भी भागीदारी सुनिश्चित होगी, हम लोग जवाबदेही के तौर पे जनता जनार्दन की सेवा के लिए, अपने चौमुखी पंचायत का, जिला का, राज्य के विकास के लिए और ज़रूरतमंद के हमेशा काम आऊँगा। एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिला के लिए, अपने पंचायत के लिए काम आ सकूँ। जी, आज के दौर में क्या लगता है आपको, कितना संघर्ष करना पड़ता है एक राजनीतिक तौर पे? बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देखते होंगे मैडम, पहले क्या होता था, पहले एक गरीब का बच्चा भी सांसद और पीएम बनता था, विधायक बनता था। आज 2014 के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदलाव आया है, अब समीकरण और संसाधन की बात पे आ गया है। जिनके पास संसाधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, जो राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, जो चांदी के चम्मच लेके पैदा लिए, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा, वैसे लोगों को टिकट मिलता है। और जो अमीर घर से हैं, उन्हें क्या पता कि एक गरीब का, एक जनता का क्या दर्द होता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसमें भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, फ्लोर पे संघर्ष कर रहे हैं, धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, धूप, गर्मी, बारिश, ठंडी, हर जगह वो संघर्ष करके लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। चाहे वो रक्तदान की व्यवस्था हो, प्लांटेशन की व्यवस्था हो, गरीब गुरबा का मुफ्त आँख ऑपरेशन करवाना हो, पेंशन दिलवाना हो, तो ऐसे लोगों को बारीकी से नजर आता है कि हमको सेवा कैसे करना है। और वैसे लोगों को अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता है राज्य में, जी, देश में, तो वह बेहतर से बेहतर सेवा दे सकता है। आप एक युवा समाज सेवी हैं, अपनी पहचान भी बहुत जगह बनाना चाह रहे हैं, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये मेरे पिताजी गुजर गए, वो हमारे आदर्श थे। हमारे पिताजी से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। संघर्ष करने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। हमारे लिए सभी आदरणीय हैं, लेकिन मैं जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी सुप्रीमो हमारे मुकेश सहनी जी हैं। वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं और वह भी संघर्ष करके आज मुंबई में संघर्ष किए। 1500 महीना में उन्होंने काम किया और संघर्ष के बदौलत उन्होंने अपने समाज को जगाने का काम किया, हक अधिकार की बात किया, आरक्षण की बात किया। तो निश्चित रूप से जो हमारे शोषित, वंचित, जरूरतमंद समाज है, देखिए आर्थिक रूप से सभी विपन्नताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में लोग गरीब नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक लोगों को हम काम आ सकें। राजनीतिक जीवन में अगर हमारी कहीं भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो मैं वीआईपी सुप्रीमो के विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा। यूँ तो मुझे अन्य पार्टी के जो भी हैं उनसे भी मेरा काफ़ी अच्छा संबंध है, संवेदना है। चाहे वह स्थानीय विधायक कुंदन भैया हों या स्थानीय सांसद गिरिराज दा हों, मुझे सभी के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि यह लड़का संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं सभी को सम्मान देता हूं, खास करके हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के दिशा निर्देश पर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था जमंगलागढ़, नौलक्खा मंदिर जी, और बहुत सारे ऐसे विषयों पे बात किया गया था। एक स्थानीय युवा होने के नाते आप इसको कितना अपेक्षित मानते हैं? देखिए ये तो अभी लोकसभा का भी चुनाव था, उस कार्यक्रम में हम भी शिरकत किए थे। चूँकि ये सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अभी अपने अभिभाषण में ये कहे थे कि यहाँ पर नौलक्खा मंदिर और जमंगलागढ़ का जिक्र किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमंगलागढ़ जो 250 एकड़ में कांवड़ झील जो प्रख्यात है, एशिया का फेमस कांवड़ झील है। यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे दूर दराज से पक्षी आते हैं और यहाँ पे आस्था का
महान मंदिर हम लोग का जयमंगला माता का है। और जयमंगला माता जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं करने से नहीं होती। आप राम मंदिर बनाए, क्रेडिट लिए, अच्छी बात है। आज वहाँ पर सनातन का, हिंदुत्व का वह परिचय, राम मंदिर बना, काफ़ी हिंदुत्व में खुशी है और हमें भी एक हिंदू होने के नाते काफ़ी खुशी है। लेकिन जो आप अपने अभिभाषण में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री, यह बेगूसराय के दिनकर की धरती पे आके आप कहते हैं कि नौलखा मंदिर और जयमंगलागढ़, तो इसमें निश्चित रूप से काम होना चाहिए। सिर्फ यह बोलने से नहीं होगा। मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसको एक वृहद रूप से ऐतिहासिक मंदिर बने, ताकि यहाँ के लोगों में भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में आने वाला पीढ़ी को भी उससे गर्व महसूस हो कि यह मंदिर हमारे पूर्वजों का, हमारे सनातन का, हमारे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा परिचायक होगा बेगूसराय जिला में। जी, आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी मैं। बिहार के आप एक बेटे हैं जी। बिहार राज्य को आप विकास के तौर पे कहाँ, किस मापदंड पे देखते हैं? बिहार क्या लगता है कि बिहार कितना मैडम विकास है? जी, बिहार एक अति पिछड़ा प्रदेश रहा है और यहाँ का जो बनावट है, जो संरचना है, आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। आप लगातार देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं, बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा अगर मिल जाती है तो जो हमारी संरचना है, पहाड़ है, नदी है, बाढ़ आता है, आपदा है, भूकंप आता है, तो उसके मापदंड में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए कि बिहार एक अति पिछड़ा प्रदेश है। यहाँ पे मुख्य रूप से विकसित कुछ ऐसी योजना नहीं है कि यहाँ के लोग देखते होंगे कि आप पलायन कर रहे हैं, ज़्यादा रोजगार सृजन नहीं हो पाता है। यहाँ पे कल कारखानाएं नहीं है, जो है वो बंद पड़े हैं। तो कुछ कल कारखाने माननीय मोदी जी के कार्यकलाप में उनके दिशा निर्देशानुसार जीवंत हो रहे हैं, लेकिन ये पलायन की गति रुक नहीं रही है। आप देखते होंगे कि प्रत्येक कस्बे से, गांव से लोग बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ जीविका का कोई साधन नहीं है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो निश्चित तौर पे वहाँ से विकास का जो मापदंड, जो योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो यहाँ पे विकसित हमारा बिहार बनेगा। और यह वर्षों से मांग है। हमारे सुप्रीमो ने भी कई बार ये आवाज़ उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो निश्चित रूप से अपना बिहार विकसित बनेगा और विकसित बिहार बनेगा। क्या लगता है आपको, बिहार को विकास करने में अभी कितना और समय लगेगा? देखिए, जब आप सशक्त प्रधानमंत्री देश के हैं और बोलते हैं कि हमारा जो देश है वह सशक्त है, आप विदेश में डंका बजाने का काम करते हैं, तो बिहार एक छोटा प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं 10 साल आपको कार्यकाल मिला और आपके कार्यकाल में 10 साल बीत जाने के बाद भी 10 साल और आप मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बिहार को ठगने का काम किया। मैं केंद्र सरकार पे कोई विरोधाभास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ के बिहार सरकार में है या जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहार से केंद्र सरकार का जो भी प्रतिनिधि मंडल है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सरकार अभी केंद्र में और बिहार में दोनों सरकार कंबाइंड सरकार है और अभी मौका है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो यहाँ तरह तरह के, आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग है। बिहार में कल कारखाना उद्योग अगर लग जाते हैं अन्य राज्यों के बनस्पत, तो यहाँ के जो युवा हैं, जो मजदूर हैं, उनको सृजन करने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मनरेगा में 230-38 रुपया मात्र मनरेगा सरकारी उसका परिश्रम मिलता है मजदूर को, तो 200 से भला क्या होने वाला है। अन्य राज्य में 400 है। तो मैं यही मांग करूंगा, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आप भी एक गरीब का बेटा हैं, आपने भी अपने जिंदगी में संघर्ष करना सीखा, आपने भी ट्रेन में चाय बेचा, आप भी बार बार मंच पर से बोलते हैं कि मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं। तो आपको इस चीज़ को, इस दर्द को समझना होगा कि बिहार के लोग कितने गरीब हैं, कितने बेरोजगार हैं, यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है। ठीक ढंग से मंडी में अनाज नहीं पहुँच पाता, महंगाई इतना चरम सीमा पर है। जो आप देखते होंगे, जो गैस सिलेंडर 500 में मिलता था आज 1200 हो गया। पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है। सरकार किन्हीं की हो, मुझे सरकार से कोई विरोधाभास नहीं है। मेरे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बस मेरा एक ही कहना है कि मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। सरकार किन्हीं के बने, एनडीए के बने, यूपीए के बने, मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ कि मुद्दा की बात होना चाहिए, ना कि भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात होना चाहिए, ना गाय गोबर गोमूत्र की बात होना चाहिए। बात मुद्दा की यह होनी चाहिए कि यहाँ पे महंगाई है चरम सीमा पर, रोजगार सृजन कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे रुके, किसानों की दोगुनी आय कैसे हो, उसके बाद आप देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे विकसित हो, कल कारखाने यहाँ पे खुले,
बेहतर अस्पताल खोले ताकि लोगों को यहाँ जिला में ही सारा चीज़ सुख सुविधा मिले, अच्छे स्कूल खोले ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो आने वाले युवा पीढ़ी है, उनका उज्जवल भविष्य हो, वो अच्छे से अच्छे शिक्षा को यहाँ अपने जिला में ग्रहण करे। और दिनकर यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो हमें अन्य स्टेट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दा की बात हो, राम मेरे भी हैं, आपने मंदिर बनवाने का काम किया, बहुत अच्छा, ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन यह मुद्दे की भी बात होना चाहिए, क्योंकि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है मैडम। यहाँ के 70% लोग कृषि पे आधारित है। आज हम दूसरे देश से हम तुलना करेंगे तो वह नहीं हो पाएगा। आज हम लोग सशक्त नहीं हुए हैं। आज हम बोलते हैं विदेश में हमारा देश डंका बजा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। धरातल पर आज भी गरीबी है, आज भी उनको हकों की बात करना पड़ रहा है, आज भी उन्हें जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सिर्फ ये ढकोसला करने से नहीं होगा। आपको धरातल पर आपको जब जवाबदेही मिला है तो आपको काम करना होगा। जवाबदेही है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी पंचायत समिति है, बदपुर पंचायत सबरम कुमारी पंचायत समिति है। हम लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरह से अपने पंचायत का, अपने जिले का नाम रोशन हो। तो काम करने का मौका मिला है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि आप खास करके अन्य राज्य का तो आप कर ही रहे हैं, खास करके बिहार और जो अति पिछड़ा हमारा राज्य है, जो हमारा यह जिला है, तो यहाँ पे विकास हो जी। विकसित हमारा बेगूसराय हो और मेरा विकसित बिहार हो, मैं यही कामना करता हूँ। देखा जा रहा है आजकल हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, जैसे रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, उस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत बात है। यह सरकारी संपत्ति को निजी करना कहीं कोई औचित्य नहीं है, चाहे रेल हो, तेल हो, भेल हो। अभी हम बोलेंगे तो कुछ लोगों को नाराजगी होगी कि प्रदीप ऐसे बोलता है, लेकिन यह सत्यता है। सरकार किन्हीं की भी है, सरकार मेरी भी हो, तो इस सवाल उठना चाहिए, मुद्दे की बात होना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आज़ादी है, अपना स्वतंत्रता रूप से अपनी बातों को रख सके। और मैं एक जिम्मेदार युवा के नाते, मैं एक संघर्षशील युवा समाज सेवी के नाते मैं यह बातों को रख रहा हूँ। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने बातों को आत्मविश्वास के साथ मैं रख रहा हूँ। निजीकरण करना बिल्कुल गलत है, संविधान में संशोधन बिल्कुल गलत है। आप विकास करिए ना, आप विकास करिए, देश को आप विकासशील में ले जाइए, विकसित में ले जाइए, राज्य को आप विकास करिए। आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के 100 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हैं, तो आपको सर्वजन हिताय के रूप में लेके चलना पड़ेगा, एक समानता के तौर पे लेके चलना पड़ेगा। और हम युवा आपके साथ हैं। आप सबों को लेके चलें और यह निजीकरण कहीं कोई औचित्य नहीं है मैडम। आजकल जल जीवन हरियाली, मानव सुरक्षा, बालिका सुरक्षा और यातायात सुरक्षा, इसको लेके आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर बिहार सरकार के द्वारा यह योजना पिछले कई सालों से चल रहा है, जल जीवन हरियाली। तो निश्चित तौर पे पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए लोगों को पौधा लगाना चाहिए और यातायात सुरक्षा के लिए प्रत्येक जवाबदेही जिम्मेदार लोग को, आप यात्रा करते हैं अपने परिवार के साथ तो हेलमेट, बाइक पे हेलमेट, और 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो बेल्ट, यह तो सुरक्षा जवाबदेही के लिए लगाना ही चाहिए। उसके बाद कन्या सुरक्षा की बात है तो आप देख रहे हैं लगातार देश में नृशंस हत्याएं हो रही है, नृशंस घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटना सुन रहे हैं, यौन शोषण की घटना सुन रहे हैं। यह सब पर रोक लगना चाहिए। प्रत्येक हमारे माताएं बहन को अपना परिवार मानना चाहिए और सम्मान उनको करना चाहिए। और यही सब है देश में जो सुरक्षा का माहौल पैदा हो। जो आप देख रहे हैं कि आए दिन लगातार घटनाएं होती रहती हैं, ये लूटकांड, ये क्या गोली कांड, हत्याएं लगातार हो रही हैं, तो इस सब पे अंकुश लगना चाहिए। कहीं न कहीं कन्या में, लड़की में खास करके एक डर का माहौल पैदा हुआ। उस डर के माहौल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर प्रशासनिक रूप से सिस्टम को लाना होगा। आप देख रहे हैं कि हर जगह करप्शन भरा हुआ है, भ्रष्टाचार है। प्रशासन अगर आप आला कमान जो शीर्ष नेतृत्व में है, अगर वह ईमानदारी से काम करे तो जस्टिस होगा। यहाँ तो झूठा केस में फंसा दिया जा रहा है। हम लोग ही समाज सेवी कर रहे हैं और कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि एक संघर्ष करने वाला गरीब का बाल बच्चा और यह राजनीतिक में संघर्ष करके इतना आगे जा रहा है, तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ केस करके राजनीतिक चुनावी रंजिश के वजह से ST SC केस करवाया जा रहा है। तो हमने कई बार कैप्टन SP महोदय को भी यह लिख के दिया कि आप इसकी जांच करवा लें, मोबाइल ट्रेस निकलवा लें,
तो यह पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा, पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। और हमारे मुफस्सिल थाना से बिलोंग करते हैं मैडम, और हम शांति कमेटी सदस्य के मेंबर हैं। जी। हमने थाना अध्यक्ष को भी ये बोला था कि सर आप एक बार आवेदन की जांच करवा लें, हमारी अगर संलिप्तता है उस घटना में, मारपीट में, तो हमको आप सजा दीजिए, अगर हम निर्दोष हैं तो हमको बरी किया जाए। तो यहाँ पर तो है बस 2000, 5000, 10,000 रुपया दे के किसी पर कोई भी केस करवा देता है। जो प्रशासन का स्थिति परिस्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी गया गुजरा है, खाली करप्शन है। हमारे पुलिस कैप्टन मनीष जी हैं, काफ़ी होनेस्ट IPS हैं। मैं इनसे आग्रह किया था कि सर एक बार, मेरी पत्नी पंचायत समिति है तो वहाँ लिख के दिया गया था कि सर इसको पारदर्शिता के साथ जांच करवाया जाए। और उस दिन हम लोग पंचायती में थे, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवी के रूप में हम लोग पंचायती में थे। कहीं न कहीं चुनावी रंजिश में हम लोग को फंसा दिया गया। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी, जो बाबा डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर ने जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो संविधान दिया, जो मौलिक कर्तव्य दिया, जो अधिकार दिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है। आप ज़्यादातर मामला देखते होंगे कोर्ट कचहरी में, ज़्यादा निर्दोषी मामला है, उसको फंसाया गया है, गरीब आदमी चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के हक हकूक़ की बात करने के लिए इन्होंने अपना संविधान बनाया था, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम जैसे युवा लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है, झूठा केस में फंसाया जा रहा है। तो यही सब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग संघर्ष करने वाले बेटा हैं, हम लोग हार मानने वाले बेटा नहीं है। हम लोग पर लाख केस हो, कुछ हो, यह तो जांच का विषय है, आगे माननीय न्यायालय है और हमारे IPS कैप्टन साहब हैं, वो जांच करेंगे। लेकिन हम लोग गरीब, शोषित, वंचित, जरूरतमंद जितने भी हमारे जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, सभी को मैं सम्मान करता हूं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं अपने पंचायत में, अपने जिला में काम करता हूं, और लगातार इससे सीख मिलती है। और देख ही रहे हैं कि राजनीतिक में बहुत सारे हमारे युवा मित्र हैं, देश में, राज्य में, जिला में, जिनको यह चीज़ फेस करना पड़ रहा है। अगर आप सच बोलिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको उल्टा केस में फंसा दिया जाएगा, आपको राजनीतिक करियर बर्बाद करना चाहेगा। तो यह सब मैडम हम लोग के साथ होता है, लेकिन हम लोग हार मानने वाले कहाँ हैं। हम लोग तो लगातार गरीबों का दुआ है, गरीबों के लिए काम करते हैं, चाहे वह विकलांग हो, विधवा हो, वृद्ध हो, ज़रूरतमंद लोग हों, सभी व्यक्ति के लिए हम लोग एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आप एक युवा हैं और हमारे बिहार के युवा के लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं बिहार के युवा को खास करके यह संदेश देना चाहता हूं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम आप अपने माता पिता के संस्कार पर आप खरा उतरें, नशा से आप दूर रहें। नशा एक ऐसा आदि है कि युवा को खास करके बर्बाद कर रहा है। नशा से आप बचें, आप अपना डेस्टिनेशन, जो आपका मंजिल है, वह लक्ष्य, आप लक्ष्य के प्रति आप सजग रहें, गंभीर रहें, और जब तक लक्ष्य आपको नहीं मिल पाता है तब तक और लगातार आप संघर्ष करें। और एक ना एक दिन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, और अपने माँ बाप का आप नाम तो रोशन करेंगे ही, साथ साथ अपने पंचायत, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग के, मैं बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कई एग्जाम में वह निराशजनक उनका परीक्षा फल रहता है, मैं वैसे युवा को भी बोलता हूं कि संघर्ष कीजिए, आपका आने वाला जो सुनहरा पल है वह आपका आगे इंतजार कर रहा है। नशा से दूर रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद KV स्टूडियो का, और आपका मैडम, खास करके डॉक्टर रोशन सर का, कि मुझ जैसे गरीब संघर्ष करने वाले युवा को आपने इस यह प्लेटफॉर्म दिया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं रोशन सर, बहुत बहुत आभार। मैं प्रदीप सहनी, युवा जिलाध्यक्ष VIP पार्टी से समाज सेवी बेगूसराय, आपका तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे KV न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।